दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये कोई बॉर्डर नहीं है और ना ही इसे गिराने वाले लोग किसी दूसरे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस दीवार के पार इन लोगों का कभी घर हुआ करता था। पैलेस्टाइन के इन लोगों का घर छीनकर इजरायल की फोर्सेस ने इन्हें 41 किलोमीटर लंबे और 6 से 12 किलोमीटर चौड़े गाजा इलाके में कैद कर दिया है। इतने छोटे से इलाके में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से आधे बच्चे हैं। 70% यूथ यहाँ का बेरोजगार है। इस इलाके में बाहर से आलू का चिप्स और अदरक जैसा मामूली जरूरत का सामान भी नहीं लाया जा सकता है। 90% लोगों को साफ पानी नसीब नहीं है। इलाके की 2/3 मतलब 66% से ज्यादा लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बने हुए हैं और यहाँ पैदा हुए हर बच्चे को इजरायली अथॉरिटी के पास रजिस्टर करना होता है, नहीं तो उसकी कोई पहचान नहीं होगी और वो कभी भी गाजा स्ट्रिप के बाहर नहीं जा सकेगा। इसके ईस्ट और नॉर्थ में इजरायल है, वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, साउथ में इजिप्ट है। साल 1994 में इजरायल ने 60 किलोमीटर एक लंबा बॉर्डर बना लिया गाजा के साथ और धीरे धीरे इसे अपग्रेड करता रहा। इस बॉर्डर की दीवारें 7 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। इसमें सेंसर लगे हुए हैं, रिमोट कंट्रोल मशीन गन लगी हुई है और कोई सुरंग न बना सके इसलिए बहुत गहरे खोद कर दीवारें बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्ट की तरफ समुंदर है तो वहां से गाजा के लोग आ जा सकते हैं, सामान ला सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बल्कि उसे भी इजरायल कंट्रोल करता है। पिछले 16 सालों से इजरायल ने गाजा के लोगों को इस इलाके में कैद करके रखा है। इस बॉर्डर की वजह से गाजा के लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट भी बमुश्किल हो पाता है, क्योंकि वेस्ट बैंक के इलाके में गाजा के मुकाबले स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन वहां जाने के लिए भी सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है और अक्सर लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। गाजा के लोग वेस्ट बैंक में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने को भी तरस जाते हैं, जबकि ये पूरा इलाका एक वक्त पर उन्हीं का था। ऊपर से इजरायल इन इलाकों में बमबारी करता है जब तक, और घनी आबादी वाली जगह है तो अक्सर सिविलियंस की मौत की भी खबरें आती हैं। सिविलियंस ही नहीं, जो इनकी आवाज सुनने जाते हैं उन पत्रकारों की मौत की भी खबरें आती हैं। पत्रकार ही नहीं, जो लोग घायलों की मदद करने के लिए इस इलाके में जाते हैं उनको भी निशाना बनाया जाता है। खुलेआम इजरायल इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। हमास के बेगुनाहों पर हमले के बाद एक सुर में कई सारे वेस्टर्न पावर ने इसे आतंकवाद कहा। हमले की निंदा की, करनी भी चाहिए। इतने बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं वो हम आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन इस हमले के बाद क्या होगा? और लोग गाजा पट्टी में हथियार उठाएंगे, हमास और मजबूत होगा, फिर इजरायल और भयंकर तरीके से इन पर अटैक करेगा और मासूम लोग मरेंगे और ये साइकिल चलता रहेगा जैसे ये साइकिल चलता आ रहा है। लेकिन आतंकवाद, फ्रीडम फाइटर, सही गलत के चश्मे से हटाकर देखिए कि असल समस्या क्या है और कौन इसे रोक सकता है। जब हमास नहीं था तब क्यों पैलेस्टाइन के लोगों को निशाना बनाया जाता था? क्यों हजारों की संख्या में पैलेस्टाइन के लोगों को जेलों में रखा गया है? कहा जाता है कि इजरायल मिडिल ईस्ट का इकलौता डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन जब पैलेस्टाइन में चुनाव हुए तो उनकी सरकार को मान्यता क्यों नहीं मिलती? यूएन का प्लान क्या था और किसने किसकी जमीन हड़प ली है? आइए इस वीडियो में समझते हैं डिटेल में। दोस्तों मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। हजारों साल पहले जहां आज इजरायल है वहां एक इलाका होता था केनान नाम का। उस इलाके में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते थे और ये रीजन किंगडम ऑफ जूडा के अंदर आता था। लेकिन 586 BC यानी कि बिफोर कॉमन एरा में बेबीलोनियन एम्पायर के एक राजा नेबुकदनेजार सेकंड ने किंगडम ऑफ जूडा को हरा दिया, जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और जूस यानी यहूदियों को वहां से भगा दिया। जूस यहाँ से भागकर आज जहाँ इराक है वहां पर वे किसी तरह की जिंदगी जीने लगे। लगभग 70 साल तक वहां रहने के बाद 538 BCE में पर्शिया के एक राजा साइरस ने जूस को वापस उनके होमलैंड के इलाके में जाने की इजाजत दी और जेरूसलम में एक मंदिर भी बनवाया। इसे सेकंड टेम्पल पीरियड कहा जाता है। इसके बाद से जूस वहां रह रहे थे, लेकिन 70 CE में जूस के ऊपर फिर हमला किया गया रोमन एम्पायर के सम्राट टाइटस के द्वारा और जूस के शहरों, घरों और मंदिरों को तबाह कर दिया गया। इस इतिहास में सीज ऑफ जेरूसलम भी कहा जाता है। जूस को मारा गया, भगाया गया और उनको गुलाम तक बनाया गया, जिसके बाद जूस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसने लगे। लेकिन जहां जिस देश में भी वे बसे माइनॉरिटी थे और उन्हें अपने अलग धर्म, अलग कल्चर की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ी। जैसे कहीं प्लेग फैला तो इसका जिम्मेदार वहां रहने वाले जूस को बताया गया। आपको याद होगा हमारे यहाँ भी कोरोना के वक्त कुछ लोग माइनॉरिटीज को जिम्मेदार मान रहे थे, तो जूस अलग अलग देशों में रहने लगे और क्योंकि उनके पास जमीनें तो थी नहीं तो उनके पास व्यापार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था रोजी रोटी कमाने का।
तो वे व्यापार करने लगे और धीरे धीरे व्यापार से पैसे बनाने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई और लोग उनसे चिढ़ने भी लगे और कई अफवाहें भी उड़ाने लगे कि वे क्रिश्चियन बच्चों का खून पी जाते हैं वगैरह वगैरह। उनके खिलाफ दुनिया के कई देशों में भेदभाव वाले कानून बने, उन्हें जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था वगैरह वगैरह। 1492 में जूस को फिर स्पेन के इलाके से जबरदस्ती निकाला गया, उनको बेइज्जत किया गया और इस दौरान जेरूसलम के इलाके में अरब के मुस्लिम और क्रिश्चियन भी साथ रहने लगे थे। उन्होंने अपना घर बना लिया था, जो कि नेचुरल है। अब समझना जरूरी है कि जेरूसलम जगह क्रिश्चियन, जूस और मुस्लिम्स के लिए बहुत पवित्र है। क्रिश्चियन मानते हैं कि जीसस को इसी जगह क्रूसिफाई किया गया था, उनको सूली पर चढ़ाया गया था। ये जगह मुस्लिमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद ये मस्जिद सबसे ज्यादा मुकद्दस मानी जाती है। जूस मानते हैं कि यहाँ की जो मंदिर पर्शिया के राजा साइरस ने बनवाई थी और जिसे रोमन सम्राट ने ध्वस्त कर दिया था, उसकी एक दीवार बची रह गई थी जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इसी वॉल की पूजा यहूदी करते हैं, इसलिए तीनों धर्मों के लोगों के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस आते हैं, 1492 में स्पेन से जूस निकाले गए। उस वक्त तक पैलेस्टाइन का इलाका ममलूक सल्तनत के अंडर था। फिर 1516 में पैलेस्टाइन की जमीन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ गई। ऑटोमन एम्पायर में सुन्नी मुस्लिमों का राज चलता था जो तुर्की या टर्की से थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान जूस बहुत कम नंबर्स में थे लेकिन रह रहे थे पैलेस्टाइन के इलाके में, और कह सकते हैं कि शांति से रह रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनके साथ भेदभाव होता था। माना जाता है कि जीसस का जन्म एक जू परिवार में ही हुआ था और जू लोगों ने ही जीसस को क्रूसिफाई किया था, इसलिए भी जूस को कई देशों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इन परेशानियों से तंग आकर 1800 के आसपास जूस लोग साथ आए और अपना खुद का एक अलग देश बनाने का सोचने लगे। इसी आइडियोलॉजी को जायोनिज्म कहा जाता है। साल 1897 में स्विट्जरलैंड में जायोनिस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया और तय किया गया कि पैलेस्टाइन के इलाके में वे अपना देश बनाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया से जूस पैलेस्टाइन के इलाके में मूव करने लगे। उधर पैलेस्टाइन में रह रहे अरब मूल के बहुत लोग भी ऑटोमन एम्पायर से तंग आ चुके थे क्योंकि उन्हें भारी टैक्स देना पड़ता था। पूरा राज तुर्की से ही चलता था। तुर्की और अरबी मुस्लिमों के कल्चर, लैंग्वेज में बहुत अंतर था, तो वे अपने को अलग थलग महसूस करने लगे थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ यूके और फ्रांस लड़ रहे होते हैं। ये दोनों देश अरब के अलग अलग ग्रुप्स को जो ऑटोमन एम्पायर से नाराज थे उनको बगावत के लिए उकसाते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनको सपने भी दिखाते हैं कि ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद उन्हें आज़ादी मिलेगी और वो अपना एक अलग देश बना सकेंगे जिसे अंग्रेज और फ्रेंच सपोर्ट करेंगे। इसी दौरान अंग्रेज और फ्रेंच मिलकर एक दूसरा वादा करते हैं जूस से कि अगर जू कम्युनिटी जो कि पैसों से मजबूत थी, दुनिया में इन्फ्लुएंशियल थी, खास करके अमेरिका में, अगर वो उनको सपोर्ट करेगी तो अंग्रेज जूस के लिए पैलेस्टाइन इलाके में एक अलग देश की मांग को सपोर्ट करेंगे, अलग देश बनवा देंगे। अरब के ग्रुप्स ने भी ब्रिटिश और फ्रेंच को सपोर्ट किया और जूस ने भी। कई जूस तो बाकायदा सेना में भर्ती हुए, रिलीफ कैंप्स लगाए, पैसे दिए, हर तरह से सपोर्ट किया। कई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये भी कहते हैं कि जूस ने अमेरिका पर दबाव भी बनाया था वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल होने के लिए, लेकिन हो सकता है कि कोशिश की हो, मगर अमेरिका अपने इंटरेस्ट को देखते हुए 1917 में खुलकर वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हुआ था। उससे पहले ही 1916 में अंग्रेजों और फ्रेंच ने मिलकर साइक्स-पिको एग्रीमेंट कर लिया, जिसमें लिखा था कि युद्ध जीतने के बाद मिडिल ईस्ट को आपस में बांट लेंगे, दोनों देश बांट लेंगे। मतलब मक्कारी की इंतहा देखिए कि जीतने के बाद ना तो अरब के लोगों से वादा निभाया और ना ही जूस लोगों से पैलेस्टाइन का अपना वादा पूरा किया, बल्कि खुद में ही बांट लिया और राज करने लगे। लेकिन जूस ने एक तरह से मान लिया था कि पैलेस्टाइन उनका ही है और वे लोग उस इलाके में मूव करने लगे। इससे जो वहाँ अरब मूल के लोग रह रहे थे उनमें नाराजगी बढ़ी। उस वक्त दुनिया में बहुत कुछ चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया को संभलने में कुछ वक्त लगा, लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और जूस के खिलाफ यूरोप में एथनिक क्लिंजिंग होती है, उनको मारा पीटा जाता है। हिटलर उन पर बेइंतहा जुल्म करता है। जूस को लगता है कि उनका दुनिया में अपना कोई मुल्क है ही नहीं जहाँ वे जाकर रह सकें और इसीलिए वे लोग पैलेस्टाइन को ही अपना घर मानकर वहाँ बसने लगते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त पैलेस्टाइन में जूस की आबादी 10% के आसपास थी, लेकिन 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैलेस्टाइन के इलाके में जूस की आबादी बढ़कर 33% के आसपास हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, यूके और उसके साथ के देश जीते, लेकिन युद्ध और खर्चे से अंग्रेज परेशान भी हो चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया काफी तेजी से बदल रही थी। 1947 में हमारा देश भी आजाद हुआ था, लेकिन अंग्रेज पैलेस्टाइन का क्या करेंगे उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी देश को गुलाम बनाए रखने के लिए भी पैसे, रिसोर्सेज और सेना वगैरह चाहिए होती है। लेकिन दौर बदल रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सभी वेस्टर्न नेशन अपने आप को पाक साफ मानवाधिकारों के साथ खड़े रहने वाले देश के रूप में दिखावा
कर रहे थे। 1945 में यूएन बनाया गया था ताकि ऐसे युद्ध दुनिया में दोबारा ना हो और सभी देश अपनी बात रख सकें, बातचीत के साथ मसले सुलझाए जा सकें। जिस पर भयंकर अत्याचार हुआ था तो उनकी डिमांड थी कि उनका कोई अपना एक देश तो होना चाहिए। उधर अरब जो उस इलाके में पहले से रह रहे थे, उनका कहना था कि अरब देश बनाने का वादा किया था यूके और फ्रांस ने, तो हमने उनका साथ दिया था। अब तो हमारे साथ धोखा हुआ है, जमीन हमारी है, अरब देश तो छोड़ो, ये लोग अब बाहरी लोगों को हमारी जमीनों पर बसा रहे हैं। उनका कहना था कि हमने थोड़ी किया है अत्याचार उन पर, तो हम उनकी कीमत क्यों चुकाएं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन को जूइश नेशनल होम डिक्लेयर कर दिया। अब यूएन ने सोचा कि ऐसा क्या हल निकाला जाए, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और प्लान ऑफ पैलेस्टाइन के तहत इस खित्ते को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक देश जूस के लिए जिसका नाम इजराइल होगा और दूसरा देश अरब के मुस्लिमों के लिए जिसका नाम पैलेस्टाइन होगा। क्योंकि जेरूसलम क्रिश्चियन, जूस और मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर यूएन का डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। लेकिन हमारे भारत देश ने उस वक्त इस प्लान को सपोर्ट नहीं किया था। इंडिया चाहता था कि एक फेडरल स्टेट बने, मतलब देश एक ही हो लेकिन उसमें राज्य अलग अलग हों, पावर सिर्फ सेंटर के पास ना रहे। और भारत ही नहीं, यूएन के इस 2 स्टेट प्लान को अरब मुस्लिमों और बाकी अरब मुस्लिम देशों ने इस प्लान को नहीं माना था। उनके मुताबिक ये वेस्टर्न देशों का एक सोचा समझा प्लान है। वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में उनका एक प्यादा रहे जिससे वे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सकें, उस पर दबाव बनाए रख सकें, इसलिए उन्होंने इसे पूरी तरह से नकार दिया था। तो जूस पर अत्याचार किसने किए? वेस्टर्न नेशंस ने। पैलेस्टाइन के अरब मुस्लिमों से झूठा वादा किसने किया? वेस्टर्न नेशंस ने। पैलेस्टाइन को जूस का होमलैंड किसने डिक्लेयर किया? वेस्टर्न नेशंस ने। तो गलती किसकी हुई? वेस्टर्न नेशंस की। और इस गलती की सजा किसे मिल रही है? फिलिस्तीनियों को। तो 29 नवंबर 1947 को पार्टीशन प्लान यूएन में पास हुआ और अगले ही दिन 30 नवंबर को पैलेस्टाइन अरब लड़ाके और जूस लड़ाकों के बीच भयंकर जंग छिड़ जाती है। जूस लड़ाकों के पास बढ़िया हथियार होते हैं, वे बेहतरीन ट्रेन भी होते हैं, क्योंकि 1920 से ही पूरी दुनिया के जूस मिलकर इजराइल बनाने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था हगेना। जो जू फौजी रह चुके थे, युद्ध लड़ चुके थे, उन्होंने बाकी के जूस को युद्ध में ट्रेन किया, विदेशों से हथियार मंगवाए, पैलेस्टाइन के इलाके में बाकी दुनिया के जूस को घुसाया, उनकी मदद की और अपनी कम्युनिटी का डिफेंस करने लगे। इसके अलावा उन्हें पश्चिमी देशों का सपोर्ट भी था। तो 1947 की लड़ाई में जूस लड़ाके भारी पड़ते हैं। लगभग 6 महीने बाद 14 मई 1948 को इजराइल अपने आप को एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट देश घोषित कर देता है और बाकी के अरब देश उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन इजराइल अकेले इन सभी अरब देशों को हरा देता है। ज़ाहिरन इसमें दुनिया के दूसरे ताकतवर मुल्कों ने उसका साथ दिया, जैसे अमेरिका ने उसे हथियार दिए, यूके ने युद्ध की ट्रेनिंग दी, फ्रांस ने भी सहायता की और यूएन के पार्टीशन प्लान के 55% लैंड से भी ज्यादा पैलेस्टाइन की 78% जमीन पर कब्जा कर लेता है इजराइल। इस जंग के बाद 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपने घरों से बेघर होना पड़ता है। इसे फिलिस्तीन नकबा या तबाही कहा जाता है। यही जंग, यही नकबा जड़ है पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की। इस वीडियो के रिसर्च के दौरान इलान पापे की ये किताब पढ़ते हुए महसूस हुआ कि किस तरह पैलेस्टाइन के लोगों पर कहर बरपाया गया था। जेरूसलम के पास में एक गांव था, डियर यासीन। वहां गांव के मासूम लोगों को एक सुबह इजराइल के सैनिकों ने गोलियों से भून डाला था। वहां की मौजूद औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को गोलियों से भूना जाता है, महिलाओं के साथ रेप किया जाता है। इस घटना के बाद बहुत सारे फिलिस्तीनी अपना घर छोड़कर चले जाते हैं और 9 साल बाद अरब देशों का वो शक भी सच साबित हो जाता है कि इजराइल को बनाना एक सोचा समझा प्लान था वेस्टर्न कंट्रीज का। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बना इजराइल और क्या है इजराइल पैलेस्टाइन विवाद। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इजराइल ने ही हमास को बनाया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।